फातिमा ने 193 मार्क्स सिक्योर किए। एक लंबी जर्नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया और सबसे पहली मिठाई तो आप लोगों की बनती थी क्योंकि नियर फेयर स्टूडेंट्स का हाथ तब पकड़ता है जब बहुत से लोग उस स्टूडेंट का हाथ छोड़ देते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, और ऐसी गाइडेंस जो और कहीं से नहीं मिलती वो नियर फेयर से मिलती है उस टाइम। लोग कहते हैं कि एज एन इम्प्रूवर आपके लिए आसान होता है एमडी कैट निकालना। मैं समझती हूँ एज एन इम्प्रूवर आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि आप पूरा साल वेस्ट कर चुके होते हो एक तरह से। डीजी खान से डायरेक्टली ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी किंगेरट में आप आए हो। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है सर, जिसने अगर अपना गोल बड़ा सेट किया हुआ है ना तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करे। अगर वो अपना गोल कोई बड़ा सेट करके बैठा हुआ है ना उसके लिए मेहनत भी। एफएससी से एमडीकेट कितना मुख्तलिफ है? सर बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि जब मैंने वो एमसीक्यूज अभी किए हैं तो मुझे लगता है कि वो ही चीज़ें एफएससी में होती हैं। तो आपने टाइम बाउंड होके नहीं पढ़ना, टास्क बाउंड होके पढ़ना है। ज़बरदस्त। एमडी कैट ना दो चीज़ों का नाम है, एक गेम ऑफ नर्व्स है और एक इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकनेस है। फातिमा रिजवान का स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ फातिमा रिजवान मौजूद हैं। यूएचएस 2024 में फातिमा ने 193 मार्क्स सिक्योर किए। एक लंबी जर्नी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को भी मैंने लिस्ट अप किया कि फातिमा से हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछें और फातिमा जब हमें आंसर कर रही होंगी तो डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस भी हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है इस इंटरव्यू से बहुत हेल्प मिलेगी और वो भी अपने जो गोल्स हैं 2025 एंड ऑनवर्ड्स के उसको अच्छे तरीके से ट्यून अप भी कर सकेंगे और मैनेज भी कर सकेंगे। फातिमा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुजरावाला से ट्रैवल करते आए हो? हाँ जी। कितना सफ़र पड़ा? 2 घंटे लग गए। 2 घंटे का सफ़र मोटरवे से आप आए हो और 2 घंटे आपके लगे हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। तो आज लाहौर आए क्यों हुए हो? सर आज मेरी हॉस्टल की अलॉटमेंट थी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, अच्छा। तो उसी सिलसिले में आई। और मैंने नियर पेयर के ऑफिस में आना था उनके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया और सबसे पहली मिठाई तो आप लोगों की बनती थी क्योंकि नियर पेयर स्टूडेंट्स का हाथ तब पकड़ता है जब बहुत से लोग उस स्टूडेंट का हाथ छोड़ देते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। तो नियर पेयर एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को उस टाइम सपोर्ट करती है जब उसको और कुछ समझ नहीं आता, और ऐसी गाइडेंस जो और कहीं से नहीं मिलती वो नियर पेयर से मिलती है उस टाइम। हम्म। अच्छा फ़ातिमा, आज मेरा अक्सर असल चीज़ यही थी, आपको मैंने इनवाइट भी इसीलिए किया था कि हम कुछ इनफॉर्मल सी गपशप करें। ये बस मेरी टीम हमज़ा, ज़ाइमा और इन सब की एफ़र्ट है कि इन लोगों ने विद इन द नाइट ही ये सारी चीज़ें एफ़र्ट तैयार भी की, बल्कि इवन आपको इंतज़ार भी इतना सारा करना पड़ा और इसको थोड़ा-सा सेटअप किया कि हम लोग जब बात करें तो बच्चों तक पहुँच सके। मैंने भी इवन इस इंटरव्यू को भी इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ गपशप ही है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से ट्यून अप किया था कि हमारी बातें हों, हम बातें करते रहें और उससे किसी को फ़ायदा निकल सके तो बहुत अच्छी बात है। बट कल के दिन में जब हमने पेड ग्रुप में, जब हमारा जो पहचान बैच का ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर किया स्टूडेंट्स को कि भाई फातिमा कल आ रही है, तो इंस्पिरेशन के लिए मैंने बताया कि उसके नंबर्स इस बार इतने थे तो तुम लोगों ने अगली दफ़ा नंबर्स अपने लेने हैं। तो स्टूडेंट्स की मेरी तरफ से डिमांड आई कि सर ये कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप अगर उन क्वेश्चंस को आंसर ना करना चाहो तो आप मुझे ये साइड से कह सकते हो, नहीं मैंने नहीं करना ठीक है। और अगर करना चाहो तो अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ठीक है। अच्छा फातिमा, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर दिया था, उस वक्त कुछ हैपनिंग्स हुई थी, देन सेकंड अटैम्प्ट में काम किया। इस टाइम पर जो ये वाला टेन्योर चल रहा है, जिस वक्त एडमिशन हो रहा होता है यूनिवर्सिटी में, आप हॉस्टल बुक करवा रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएचएससी दिया है इस बार, बट वो इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं। वो फ्रेशर्स हो सकते हैं, वो इम्प्रूवर्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी इस सारे प्रोसेस से निकल चुकी हो, उस टाइम पर क्या फीलिंग्स थी? इस टाइम पे एडमिशन होने के बाद नहीं, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो सका था और ये वाला सारा टाइम था 2023 का एमडी का गुजर चुका था, बाकी सब बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो आप क्या फील कर रहे थे? उस टाइम के बच्चा ना एक फ्लो में चल रहा होता है, पहले मैट्रिक फिर एफएससी, कोई मतलब ब्रेक नहीं होता हाथ बीच में। फिर उसके बाद ही एनडी कैट जो प्रेप होती है वो आप साथ ही स्टार्ट कर देते हो। हाँ, सेकेंड ईयर के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल, द वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट कर देते हो आप प्रेप। तो जो एकदम से एक पॉज़ लगता है ना आपको, वो फिर उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, जो बच्चा पढ़ने वाला हो, जिसको ये एक्सपेक्टेड ना हो कि वो इस तरह से रुक जाएगा, उसका एडमिशन नहीं होगा। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। पहले तो मैंने 2-3 मंथ्स कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ? क्योंकि हर बंदा कहता है कि कहीं और एडमिशन ले लो, बीएस वगैरह में, ये वो और फ़ील्ड्स हैं।
तो उस टाइम मुझे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे लिए बहुत एक अजीब। तो बीच में कुछ ऐसा टाइम था कि कुछ और फ़ील्ड्स को देखा हो, उनके बारे में स्टडी किया हो? मुझे पेरेंट्स ने भी कहा और सिबलिंग्स वगैरह ने भी, लेकिन मेरा उनके शुरू से ही शौक यही था, मैंने एमबीबीएस करना था, मैंने डॉक्टर बनना था। तो फिर मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मेरे से सिर्फ़ कुछ मिस्टेक्स हुई ना, अगर मैं उनको ठीक कर लूँ तो मैं कर लूँगी। फिर मैंने ये स्टेप लिया। तो आपकी जो होती है ना मोटिवेशन, वो अंदर से होती है। हुँ। अगर आपकी इनर मोटिवेशन नहीं होगी ना, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, फ़ोर्स करता रहे, तो आपकी इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने उसी की आवाज़ सुनी थी। मैंने दोबारा से स्टेप लिया, मैंने नियर पेयर जॉइन किया, और सबसे अच्छी बात, नियर पेयर ने मैंने उस वक़्त जॉइन किया जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मैं कोई शेड्यूल सेट नहीं कर पा रही उस थी टाइम पे घर ना में। एक चीज़ चल रही होती है, ये बच्चे जो ख़ास तौर पे इम्प्रूवर्स हैं, आप लास्ट ईयर इम्प्रूवर थी, रिपीटर नहीं थी। आपने इम्प्रूव किया माशाल्लाह स्कोर को, और 25 मार्क्स मेरा ख़्याल है आपने अपने गेन किए हैं। 25-27 मार्क्स का गैप एक आपने लिया है। 167 से 193 का ये गैप है। तो इम्प्रूवर्स को ख़ास तौर पे ये चीज़ हो रही होती है कि यार सब कुछ तो आता है, 166 वाले बच्चे को क्या चीज़ नहीं आती होती? मतलब आपने इस साल में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पढ़े होंगे, नई चीज़ें तो नहीं की होंगी, सब कुछ आता है। तो अगर आता है, तो अब कहाँ से शुरू करें? चैप्टर 1 पकड़ें, चैप्टर 3 को स्टार्ट करें, चैप्टर 4 को स्टार्ट करें, तो ये गैप एक आ रहा होता है। मैं इस वक़्त ना ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ फ़ातिमा यार, तुमने अपना जो डिप्रेशन था, क्योंकि डेफ़िनेटली जैसे ही बच्चा एक दफ़ा गैप आता है, 166 मार्क्स टोटल होते हैं, तो बबल शीट को चेक करने के टाइम पर ही एक दिमाग ना पूरी तरह से माउफ़ हो जाता है। ठीक है, वो ये बहुत एक अजीब किस्म की सिचुएशन होती है, और फिर ये चीज़ कि आपने यही मार्क्स आके अपने पेरेंट्स को भी बताने हैं। इन मार्क्स के बारे में अगर छोटे बहन-भाई, बड़े बहन-भाई हैं, तो उनके साथ भी डिस्कशन होनी है। तो ये टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। इस टाइम से, डिप्रेशन से उन्हें नेबर के पास तो आप आए, वो एक अच्छी बात है, काम उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। बट इस डिप्रेशन से आपने कैसे ओवरकम किया? यहाँ से आप कैसे निकले हो? सर, पहली बात तो ये है कि मैंने फिर दुआ की अल्लाह ताला से कि मेरा मुझे शौक था, तो मैंने दुआ की कि अल्लाह बस मेरी अगले साल ना कहीं पे भी सीट सिक्योर हो जाए, कहीं पे कहीं भी भी, सीट सिक्योर हो किसी जाए, भी कॉलेज में किसी भी मुझे हो जाए। कोई बस एक सीट मिल जाए। इवन मैंने ये भी दुआ की थी कि अगर सीट नहीं मिलती कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ के पढ़ लूँगी, मुझे कोई अकोमोडेट कर ले बस। मुझे इतना शौक था एमबीबीएस का, अच्छा, डॉक्टर बनने का। तो सर, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। मुझे मेरी मदर ने बहुत समझाया। मेरे फ़ादर को पता था कि वो मेरे से स्टडीज़ के साथ काफ़ी देर से लिंक्ड रहे हैं। उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी प्रिपरेशन भी थी। हमने कुछ बस ब्लेंडर्स किए हैं तो उनको ठीक। तो पहले डाँट पड़ी थी कि डायरेक्ट ही सपोर्ट आई थी? डाँट पड़ी थी, ज़ाहिर बात है उनको दुःख हुआ था कि तुमने क्यों नहीं किया? मतलब तुम में था, तुम कर सकती थी, तुमने ये ब्लेंडर्स क्यों किए वहाँ जाके? तुमने स्ट्रेस क्यों नहीं मैनेज किया? अच्छा। तुम्हारे नंबर 10 टू 12 और बढ़ सकते थे, तुम अपनी सीट सिक्योर कर अच्छा, सकते 10 अगर थे। नंबर्स बढ़ जाते तो हम लोग 176 पे होते। 12 भी कहीं न हाँ, कहीं सीट आ कहीं जाती न कहीं फिर। मतलब डीजी खान वगैरह, और आपके मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में 166 मार्क्स थे, एफएससी में 130 1030 थे? 1031, तो उसके लिहाज से डीजी खान और इस तरह की किसी जगह पे सीट बन रही होती। ठीक है। हाँ, मतलब ज़रा-सी सिर्फ़ अगर मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लेते, जो या आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव कर लेते, तो डीजी खान में एडमिशन हो जाता। हुँ। तो बस फिर मैंने दुआ की, फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन शुरू की, फिर यहाँ पे नियर पेयर के काउंसलर्स ने मुझे बहुत गाइड किया। मैं जब डिप्रेस हुई, मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, मैम ज़ईमा। अच्छा, डिप्रेशन का जो टाइम है, या मैं इसको डिप्रेशन को भी नहीं, स्ट्रेस के तौर पे इसको डील करते हैं। ये जो स्ट्रेस का टाइम है, ये एक दफ़ा आके ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि बार-बार रिकरिंग रहा है। तो मतलब जो इम्प्रूवर स्टूडेंट है, उसको मेंटली तौर पे इस लिहाज से प्रिपेयर्ड रहना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है कि तैयारी शुरू कर दी तो दोबारा आएगा। अच्छा, फ़ातिमा, क्या स्टिमुलस थे जिनसे ये दोबारा आता था? सर देखिए, लोग कहते हैं कि एज़ एन इम्प्रूवर आपके लिए आसान होता है एमडी-कैट निकालना। मैं समझती हूँ एज़ एन इम्प्रूवर आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूरा साल वेस्ट कर चुके होते हो एक तरह से, और एज़ एन इम्प्रूवर आपके ऊपर ना प्रेशर और बढ़ जाता है कि यार अब मैं दूसरी बार दे रहा हूँ, अब तो मुझे लाज़मी निकालना पड़ेगा। अगर अब मैंने ना किया तो अब लोग क्या सोचेंगे? अब तो और ज़्यादा लोग कहेंगे कि तुमसे अभी भी नहीं हो सका दूसरे साल रिपीट करने के बाद भी। और जब आप तैयारी खुद करते हो ना एज़ एन इम्प्रूवर, तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि आप और उस वो फ्लो क्या में नहीं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं थी? ना। सर, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब अब जैसे आपसे टास्क कंप्लीट नहीं होता उस दिन का, बैकलॉग आ जाता है, घर में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस, आप कहीं आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ लोग मोबाइल्स की तरफ हो जाते हैं, सोशल मीडिया, इस तरह की चीज़ें। तो उस वजह से ना फिर पढ़ाई होती नहीं, क्योंकि वो एक गैप सा आ जाता है ना बीच में, आप उस फ्लो में नहीं रहते जो आप चल रहे होते हो ऑलरेडी।
और बस ये चीज़ें हैं। इस तरह पे स्टूडेंट अपनी ना ट्रैक से हट जाता है, तो उसके लिए फिर ये आपको कंटिन्यूअसली कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है जो आपको उस ट्रैक पे रखे। और नियर पे का ये है कि जिस तरह हमारा हर वीक जब एचएसएलसी होता है, तो हमारे जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते, फिर हमें आपसे डांट पड़ती है, फिर हम दोबारा ट्रैक पे आ जाते हैं। ये चाहिए डांट वाली बात। मैं इसलिए ना अमार भाई को मैंने कहा था कि आप ये पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर लें, क्योंकि बच्चों ने ना मेरे सामने ही मेरी डांट को और इन सब चीज़ों को बोलना है। तो अच्छा, वो वैसे ज़रूरी होता है। मेरा ख्याल है कि कान खींचने वाला कोई एक आध बंदा होना चाहिए। फातिमा, पूरी जर्नी में कुछ नेयर्स थे आपके? कुछ नेयर्स मतलब वो लोग जो ज़्यादा भी कहते हैं कि साथ कोई और फ़ील्ड कर लेती, कोई ऑन एंटी टेस्ट दे दो, इस बार कर लो। वो फिर ताने देने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही वो है, वाले। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम साथ-साथ कोई फ़ील्ड जॉइन कर लो। उनको मिठाई के डब्बे भेजें। सबसे पहले उन्हीं को भेजेंगे। सबसे पहले उन्हीं का फ़ोन आया था जब मेरा एडमिशन हुआ एमबीबीएस अच्छा। में, और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी। हाँ, हमने तो कहा था तुम्हारा तो एडमिशन हो जाना है। मैंने कहा हाँ जी, आपने ही कहा था एडमिशन हो जाना है। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत फूफो तो नहीं सारे। है? पता नहीं सर, बस ये ना पूछें। अच्छा, तो ठीक है। इस तरह के लोग सर बहुत सारे होते हैं जो आपको बहुत डाइवर्ट करते हैं आपके ट्रैक से कि ये जॉइन कर लो, ये जॉइन कर लो। लेकिन मुझे पता था कि मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा, कि मैंने एफ़र्ट भी की थी और दुआ भी बहुत ज़्यादा की थी। मुझे पता था मुझे कहीं न कहीं सीट मिल जानी है इस दफ़ा। तो रूहानियत ने क्या आपको सपोर्ट दी, या आपने किस तरह से जो हेल्प फ्रॉम अल्लाह है इसको कैप्चर किया? लाइक दुआ तो ठीक है ना, मैं भी दुआ कर लेता हूँ सारे बच्चे पास हो जाएँ, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है? मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी कहता हूँ, यार तुम लोग इंशाल्लाह का ना गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है? बस कह दिया और उसके बाद उसकी जो डी डेप्थ है उसको नहीं जाना। तो ये भी चीज़ बताओ कि ये चीज़ें कितना मैटर कर रही होती हैं और आपने कितना इसको किस तरह से इसको अचीव करने की कोशिश की? सर बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, वो बस कहते हैं हम बस पढ़ाई कर लें, मतलब प्रिपरेशन में ज़रा फ़ोकस रखें, नमाज़ें भी इसे अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि जब तक आपकी अगर मेहनत पूरी है, कि आपने दुआ नहीं ना की अल्लाह से, तो जब तक अल्लाह ताला की उस काम में मर्ज़ी नहीं ना होगी, वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दुआ बहुत ज़रूरी है साथ। आप दवा भी करो, दुआ भी करो। एफ़र्ट भी बहुत ज़रूरी है और दुआ भी साथ बहुत ज़रूरी है। और मतलब दोनों चीज़ों की अपनी-अपनी वेटेज है। तो जिस वक़्त पेपर का रिज़ल्ट आया था, 166 वाला टाइम था, उस टाइम पे कुछ नाराज़गी थी अल्लाह ताला से? नहीं, मुझे अपने आप से नाराज़गी यानी थी। एक एक होता है ना, बंदा कहता है मैंने इतनी दुआएँ की थी, 166 176 तो हो ही सकते थे। मेरे से आप तो कादिर हैं, मेरे से कुछ आगे पीछे के बबल्स करवा देते, ज़ाहिर 176 बात बन है, जाते। इंसान है, खतना को पुतला है। उस वक़्त तो मुझे ये था कि मतलब अब क्यों ऐसे हुआ? मैंने अपने एफएससी में भी अच्छा स्कोर किया, तो मुझे वहाँ पे स्ट्रेस मेरे से क्यों नहीं मैनेज हुआ? मैंने एक बार ऐसे क्वेश्चन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने आप को ठीक किया दोबारा से, फिर इस तरह की बातें सोचना छोड़ी। फिर अब मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मुझे अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा नवाज़ दिया इस दफ़ा। डीजी खान से डायरेक्टली ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड में आप आए हो। अच्छा, इवन आपके पास ऑप्शन किंग एडवर्ड की भी थी, अलामा इकबाल की भी थी, लाहौर में अलामा इकबाल है। फिर आपके अपने सिटी में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है, अरीबा और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। किंग एडवर्ड का आपने इंतखाब क्यों किया? सर मेरे पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश थी कि मेरा किंग एडवर्ड में हो, और मेरी फैमिली का भी यही था। वो समझते थे कि हमारी फैमिली से कोई बच्चा यहाँ पे आ नहीं सकता, अच्छा, ये एक ऐसी इम्पॉसिबल हिस्ट्री सी बनाई है चीज़ है। फातिमा ने आज। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मेरे फादर को भी था कि ये तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी इंशाल्लाह। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, फैमिली की सपोर्ट पीछे से बहुत ज़रूरी होती है। कोई आपको ऐसा हो जो आपको इनकरेज करे बार-बार कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एज़ एन इम्प्रूवर ना बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए। अच्छा फातिमा, जिन बच्चों के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि वी कांट एज्यूम कि हर बच्चे को इस साल ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? लाइक सपोर्ट सिस्टम मौजूद होना फैमिली की तरफ से, जो कॉन्टिन्यूस एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि ठीक है यार, तुम पढ़ो, तुम काम करो, हम सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। नेसेयर्स डेफिनेटली हर किसी के होते हैं, हर बंदा कोई ना कोई ज़रूर ये कह रहा होता है कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है? कोई ना कोई ये ख्वाहिश भी कर रहा होता है कि ना हो, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचा हुआ होता है, वो अपने लिहाज से चल रहे होते हैं। जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, व्हाट डू यू रिकमेंड? कि अगर फॉर इंस्टेंस आप ये इसको अपने पे रख के सोचो कि अगर आपके पास ये सपोर्ट्स ना होती तो गोल तो अचीव करना ही था, गोल के तो डिटर्मिनेशन थी, आप किन चीज़ों से इस सपोर्ट सिस्टम को रिप्लेस करते? सर मैं अपनी एफ़र्ट जारी रखती और नियर पेयर के साथ, और अल्लाह ताला से दुआ बस। अपनी एफ़र्ट और अल्लाह से दुआ, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
और अगर आपका वाक़ई ऑब्सेशन है ना उस चीज़ से, आपका वाक़ई शौक है, तो फिर अल्लाह आपको वो चीज़ नवाज़ देते हैं। और अगर आप उसके लिए ठीक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो फिर वो चीज़ डेफिनेटली मिल जाती है। फातिमा, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइक योर एमडी कैट जो आपने पिछले साल 2023 का एमडी कैट दिया था, उसमें आपने कौन सी मिस्टेक्स की थी? सर सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को ना सही तरह प्लान नहीं किया। मेरी ना बहुत सी चीज़ें अनकवर्ड रह गई थी एंड तक, और सारा फिर जो बैकलॉग था थोड़ा-सा वो लास्ट वीक पे आ गया। मैंने अपना लास्ट वीक ना फिर खुद ही मैंने किया कि मैंने ये कवर करना है, ये भी करना है। मैंने ना कोई प्लानिंग नहीं की उसकी कि मैंने इतने डेज़ पे, स्टार्ट कब की थी तैयारी? जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं मतलब एफएससी एग्ज़ाम्स के बाद? एग्ज़ाम्स के बाद। तो हम जब भी किसी से पूछते थे ना एफएससी टीचर से कॉलेज में कि सर ये अगर इतना बड़ा टेस्ट है और आप कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है एक फ्रेशर के लिए निकालना, तो क्या इसकी प्रिपरेशन पहले नहीं शुरू करनी चाहिए? हम कहते थे नहीं बेटा, ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ये तो आपको एफएससी के बाद ही पढ़ाई जाएंगी, अभी आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। अच्छा, अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट जो एफएससी भी कर चुका है, एमडी कैट भी कर चुका है, एमडी कैट को क्लियर भी कर चुका है, यू आर क्वालिफाइड इनफ कि आप अब ये इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर सको। एफएससी से एमडी कैट कितना मुख्तलिफ है? सर बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि जब मैंने वो एमसीक्यूज़ अभी किए हैं, तो मुझे लगता है कि वही चीज़ें एफएससी में होती हैं। हमें वही, हाँ, हम समझते हैं दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन हम वही चीज़ें अगर हम एफएससी में पढ़ें ना, साथ-साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएँ। क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली इतना नहीं पढ़ाया जाता है एफएससी में, हम बहुत चीज़ें मिस कर जाते पेनिंग स्कीम्स के हिसाब से पढ़ते हो, उन चीज़ों को लेके चला रहता है? हैं। हम ना क्रैमिंग ज़्यादा करते हैं एफएससी में, हम कॉन्सेप्चुअली इतना नहीं पढ़ते, हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का। और उस वक़्त ज़रूरी भी है। वो तो है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, फिर आपको आगे, क्योंकि एमडी कैट के जिसकी 50% वेटेज है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 3 मंथ्स इनफ है। आप एफएससी को 2 साल दे रहे हो, उसकी 40% वेटेज है, आप एमडी कैट को सिर्फ 3 मंथ्स दे रहे हो। बच्चे निकालते हैं, मैं ये नहीं कहती बच्चे नहीं निकालते, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम एफएससी में शुरू कर लें, एटलीस्ट पार्ट 2 में शुरू कर लें, तो आपकी एफएससी भी अच्छी हो जाए। फिर दिन ये कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि ये एफएससी से चीज़ मुख्तलिफ नहीं है, और आप ये देखोगे कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूव होते हैं, और बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स में एफएससी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो गलत करके आते हैं, और फिर कहते हैं ये कॉन्सेप्चुअल आया हुआ था, हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था। और वही चीज़ें हम जब हमने इनकी पढ़ी होती हैं एमडी कैट में, तो हम कहते हैं तो बड़ी आसान चीज़ थी, इसको क्यों मुश्किल तो लगी। ठीक टाइम क्या है? किस टाइम पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर मुझे तो लगता है कि पार्ट 1 से थोड़ा-थोड़ा साथ शुरू कर देना चाहिए। मतलब उस तरह से ना करो आप बिल्कुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम दो। लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा चीज़ों से लिंक रहो थोड़ा-थोड़ा सा। आपको एटलीस्ट आइडिया होता रहे कॉन्सेप्चुअली भी, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर जिसने अगर अपना गोल बड़ा सेट किया हुआ है ना, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करे। अगर वो अपना गोल कोई बड़ा सेट करके बैठा हुआ है ना, उसके लिए मेहनत भी उतनी चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है फातिमा कि एमडी कैट के लिए ना आपको एमसीक्यूज़ की एक सेट नंबर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा। आप सेकंड में कर लोगे सेकंड में, थर्ड में करोगे तो थर्ड में। मतलब जितनी अटेम्प्ट्स लगनी हैं, ये एक्चुअली आप खुद डिफाइन कर रहे होते हो। डू यू एग्री टू दिस? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, यानी कि आपकी मिस्टेक्स थी। अगर आपने सेकंड में भी नहीं किया, आपने उनको इम्प्रूव नहीं किया अपनी मिस्टेक। वो रिपीट किया ना फिर? जी, ऐसे ही। आप इम्प्रूवर नहीं कहलाए ना, आप रिपीटर कहलाए। सर आपका वो क्वेश्चन मिड में रह गया, आपने क्या मिस्टेक्स की? हाँ, हाँ, वो भी बताओ क्या मिस्टेक्स की थी? सर जो मैंने अपनी प्रिपरेशन को प्लान नहीं किया लास्ट वीक में, तो मुझे ना फिर स्ट्रेस बढ़ता गया बहुत ज़्यादा। लास्ट में मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, मैंने बहुत प्रेशर ले लिया। मैंने ना एफएलवीसी कोई ख़ास सॉल्व नहीं की है। मैंने कोई प्रेशर मैंने सीखा ही नहीं, मैंने किस तरह। अच्छा, इसको हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं बिकॉज़ दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी आर डूइंग दिस एफर्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे होंगे, क्योंकि हमारी गपशप तो लगती रहती है। तो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। एफएससी एग्ज़ाम्स हुए, नेक्स्ट डे पे आप चले गए मेडिकल की तैयारी करने, एमडी-कैट की तैयारी करने के लिए अकेडमी में। अकेडमी गए थे कि सेल्फ प्रिपरेशन की थी? फिजिकल अकेडमी ज्वाइन की थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप लाहौर आके तैयारी की है। टाइमलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कि किस टाइमलाइन पे प्रिपरेशन जो है वो बन रही है, ठीक है। हमने लाहौर, पेपर ख़त्म हुए, हम लाहौर के लिए ट्रैवल कर गए, 2 घंटे का सफ़र किया, लाहौर पहुँच के एडमिशन हो गया। हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे? नहीं, रिलेटिव्स के पास। रिलेटिव्स के पास रहे थे, ठीक है। मतलब वो घर वाला माहौल तकरीबन आपका बन चुका होगा, एक रूम मिल गया होगा तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन आपने अच्छी तरीके से कर ली। आगे बताओ कि वहाँ पे क्योंकि एक स्केड्यूल, कोई भी एकेडमी है वो स्केड्यूल फॉलो करती है, और आप किसी बड़े नाम के ऊपर ही गए हुए होगे क्योंकि बाहर से यहाँ पर लाहौर में कोई ब्रांड की तरफ ही आता है। तो आपने वहाँ पे स्केड्यूल फॉलो करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आना शुरू हुई स्केड्यूल में?
सर मैंने लेक्चर्स तो अटेंड किए लेकिन अब वो आने जाने में टाइम मेरा इतना वेस्ट हो गया था कि मुझे ना फिर आके ना घर तो सिर्फ पीटीबी ही पढ़ने का टाइम था मेरे पास। मैं इवन के एफटीबी को भी टच नहीं कर सकी, हालांकि हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ती हैं। हमें पता है कि एमटी कैट जो है वो सिर्फ हमारे सिलेबस से नहीं आना, कुछ क्वेश्चन वो डालेंगे डिफरेंट बुक से। तो मैंने तो कुछ सिलेबस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, मतलब कुछ ही चीज़ें की थी सिलेक्टिव, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके फिजिकल एकेडमीज़ में ना आपका आने जाने का टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगता है, फिर आके भी सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो मैंने अपने ना कोई प्लानिंग सही तरह की नहीं सिलेबस कवरेज की। इवन कि मेरे से जो एकेडमी का काम था ना वो भी कवर नहीं हो रहा था। मैंने उसका बैकलॉग काफ़ी इकट्ठा कर लिया था। ख़ैर मैंने वो अपने एंड पे काफ़ी कवर करने की कोशिश की, मेरी तैयारी काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर ना स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी मेंटली। तो मैंने ना लास्ट वीक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, मेरे फादर भी यही कहते हैं, अपने आप को ना तैयार करना होता है फाइनल डे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके फादर का आपने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है, आई एम जस्ट कटिंग यू ऑफ राइट नाउ। उनका मेडिकल की फ़ील्ड से कोई रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस? एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अच्छा, और वो खुद कहाँ से हैं? गुजरांवाला से, वो डाउ से पढ़े हुए हैं। डाव से, मतलब सिंध वाली साइड से उन्होंने अपना प्रिपरेशन की और फिर वहाँ से एमडी कैट वाले ज़माने में थे वो, मतलब 1990 1999 में एमडी कैट शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर उन्होंने एमडी कैट दिया हुआ है। अच्छा, तो उनका एक्सपीरियंस फिर भी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है, और एंड यू लुक फॉरवर्ड कि आप उनकी तरह ही डॉक्टर बन जाओ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। गुड। तो मैंने ना अपने डेज़ को डिवाइड ही नहीं किया लास्ट वीक के, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ना इवन के लास्ट डे बैठ के भी ना किताब खोल के बैठी हुई थी और चीज़ें पढ़ रही थी। रिवाइज़ भी नहीं, पढ़ रही थी चीज़ें मैं लास्ट डे पे बैठ के भी। और मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे मेरी मदर बार-बार चेक करती नहीं, आके तुम सोई हो कि नहीं? और मुझे नींद नहीं आई सारी रात। जब मैं वहाँ गई, क्योंकि मैंने ना इतने एफएलपीज़ भी प्रैक्टिस नहीं किए थे। मुझे वो टाइम मैनेजमेंट कभी करनी ही नहीं आई। अच्छा, कितने एफएलपीज़ आपने सॉल्व किए थे? क्योंकि देखो, आपने लाहौर में कोई भी अकेडमी जॉइन की हो, आपको वहाँ पर कोई पैकेज मिलता है जिसके अंदर कुछ सेट नंबर ऑफ एफएलपीज़ होते हैं। तो कितने एफएलपीज़ आपने सॉल्व किए थे? सर जो अकेडमी मैंने ज्वाइन की थी ना, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ना हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया था और हमारे ना कोई इतने एफएलपीज़ हुए ही नहीं थे। अच्छा, सिलेबस कवरेज में टाइम लगा। हाँ जी, 1-2 हुए थे और बाकी एंड पे हुए थे, लेकिन ना वो एंड पे भी मैंने अपना 1 वीक ऑफ कर लिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह मैनेज करूँ, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैंने ना फिर एफएलपीज़ घर में ही सॉल्व किए। तो सिलेबस आपका पूरा जो था वो टाइमलाइन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था या फिर? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अच्छा। शुरू में स्पीड बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी ना, तो मुझे शुरू में बहुत मतलब कि पढ़ा रहे थे वो स्लो, तो मुझे बहुत अच्छी समझ आ रही थी, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। बाद में उन्होंने स्पीड बहुत तेज़ कर दी और कॉन्सेप्ट्स जो थे वो बिल्कुल ऊपर से गुज़र रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और आपको आदत पड़ी भी होती है कि मैंने अगर एंजाइम्स का चैप्टर भी पढ़ा है, तो उसको मैंने इतनी डेप्थ में कवर करना है, तो वो एंड पे स्ट्रेस में मल्टीपल फैक्टर्स ने ऐड किया। एफएपीज़ मैंने सॉल्व नहीं किए, जो मेरा मेन जो था ना फैक्टर जिसने मुझे बहुत तंग किया, मैंने ना घर में सॉल्व किए थे एफएलपीज़ बगैर किसी टाइम लिमिट के, और मैंने कोई स्ट्रेस नहीं फ़ील किया उस टाइम। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेस फ़ील किया ना, मैंने एमटी कैट डे पे किया, अच्छा। वहाँ जाके, और मुझे पता लगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है। ना, अभी वो एफएससी के स्टूडेंट्स को बोला जाए ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सर हमारे भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनके ऊपर। दे से लाइक कि हाँ ठीक है, कुछ होती होंगी चीज़ें, हम कर लेंगे यार, हम ही तो बैठे हैं यार। एफएससी मैट्रिक में नंबर लिए थे। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके? पूरे 1111। हाँ ना, तो बच्चों को यही तो होता है माइंड में कि हमारे तो पूरे नंबर्स हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एफएससी में भी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आया होगा उस टाइम पे, आपको नहीं पता था कि आपके फाइनल कितने मार्क्स बन रहे होंगे एफएससी कंप्लीट में। तो उस लिहाज से आपकी प्रिपरेशन पे एफएससी के मार्क्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे आपके? फर्स्ट ईयर में मेरे 470 मार्क्स थे। आउट ऑफ 505। 505, ये 555 वाला टाइम नहीं है, 505 वाला टाइम है। तो 470 मार्क्स है, मतलब ठीक है, एक अच्छा जो मार्जिन है आपके पास वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, एफएलपीज ना होने के बाद आपकी अपनी रूटीन क्या थी? अकेडमी ने तो अपना काम किया ना, उन्होंने एक्स वाई जेड चीज़ें प्रोवाइड की, कुछ नहीं प्रोवाइड कर सके। आपकी अपनी डे रूटीन क्या होती थी? सर मैंने ना रूटीन कोई सेट ही नहीं की। मेरा कोई गोल मतलब होता ही नहीं था उस डे का। मैं सुबह से बैठती थी किताबें लेके, मैंने बस रात तक पढ़ना है, जितना मेरे से हो गया रात तक पढ़ना है। और मेरी चीज़ें ना फिर पाइल अप होती गई, वो लास्ट डे पे आ गई, जो मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो लास्ट डे पे आ गई। इसलिए मुझे लास्ट डे पे बहुत स्ट्रेस फेस करना पड़ा।
और मैं टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि जो मेरे ईजी एमसीक्यूज थे ना, मैं उन पर इतना टाइम लगा रही थी कि नहीं इसका आंसर ये नहीं है, ये होगा, हालांकि मुझे इसके आंसर आते थे पर मैंने फिर भी गलत ही इसके आंसर लगाए थे बहुत। अच्छा, और इस तरह के कितने क्वेश्चंस होंगे जो ईज़ी थे वो ख़राब हुए? सर ऐसे 6-7 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे एंड पे ज़्यादा अफ़सोस इस बात पे हुआ कि जो मैंने वहाँ पे ठीक मार्क किए हुए थे क्वेश्चन पेपर पे, जब एंड पे टाइम आया ना बबल फिलिंग का, तो मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया और मैंने ना कुछ एमसीक्यूज़ देखे बगैर फिल कर दिए थे। अच्छा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं क्या कर रही हूँ? वहाँ पे ना माइंड बिल्कुल बंद हो चुका था उस टाइम। जब मैं टेस्ट दे के बाहर आई हूँ ना, मेरे पास 5 टू 10 मिनट्स थे। उसके बाद मुझे हुआ रियलाइज़ कि मैंने अंदर क्या मिस्टेक्स की हैं। मैंने इसका आंसर क्या लगाया, मतलब मेरा जो माइंड था वो इतना बंद हो चुका था। तो फिर मुझे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया, मेरा वीक पॉइंट क्या है, क्या नहीं। तो जब आपको आपकी वीकनेस समझ आए ना, फिर आप उसको पकड़ते हो। मुझे ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आ सकी कि मेरा वीक पॉइंट ये था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। मतलब इतनी थी कि मैं अपना एडमिशन कहीं न कहीं सिक्योर कर सकती। 1031 वाले बच्चे की एफएससी वीक नहीं होती है उसको। और ये एफएससी के चैप्टर्स हैं, इंग्लिश चलो थोड़ा बाहर से आती है, वो भी अपने पढ़ना होता है, हम पढ़ते नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, तो उसके हम पास पेपर की प्रैक्टिस से ही कुछ गुजार लेते हैं काम। लेकिन 1031 वाले बच्चे की एफएससी में इतने अच्छे मार्क्स होते हैं कि उसको चीज़ों का आइडिया होता है, तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा होता है। फातिमा, गैप ईयर की बात हमने कर ली कि उससे पहले क्या मिस्टेक्स थी। अब हमारी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन शुरू होती है कि उसके बाद आपने किन चीज़ों के ऊपर काम किया। क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स के मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस एज इट इज़ रखूँगा, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स लिखेंगे फातिमा ने ये जवाब दिया, हमने एज इट इज़ इसको कवर करना है और उस पर काम शुरू कर देना है। बट आई रियली वांट कि मैं आपका थॉट प्रोसेस भी बच्चों को दिखा सकूँ कि आप किस तरह सोच रहे थे। बीइंग अ पर्सन 193 मार्क्स फेबुलस किस्म का रिजल्ट है। थॉट प्रोसेस बच्चों के सामने जाएगा तो उनका और बेनिफिट उनको मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। फातिमा, मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी इस साल में क्या रूटीन थी। मैं ये क्वेश्चन पूछने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या खुद किसी की रूटीन को फॉलो किया, या खुद ब खुद आपके अपने माइंड में ये चीज़ आई कि मैंने रूटीन बनानी है? इसमें जहाँ तक बात रूटीन की है ना, तो वो बच्चे की अपनी होनी चाहिए। उसका किस टाइम प्रोडक्टिव है, वो किस टाइम। जैसे मैंने ना ये मिस्टेक की थी, मैं ना रात को पढ़ती थी, लेट नाइट। ये इस साल है या पिछले साल है? पिछले साल अच्छा, मैं और इस रात को साल के पढ़ती स्टार्ट थी। से चेंज किया था कि इस साल हाँ के मिड में जी, कहीं जाके? जी, मैंने सुबह शुरू करनी है पढ़ाई। तो मेरा ना सर हमारे एक बात करते हैं कि जब आप सुबह अपनी रूटीन सही नहीं करते ना, आपका जो लाइब्रेरियन है ना, वो सो रहा होता है सुबह। अगर आप सुबह उठोगे तो आपके ना क्वेश्चंस जो आए होंगे, आपको आते होंगे, लेकिन आपका लाइब्रेरियन सो रहा होगा ना, आपको उसके आंसर ज़हन में नहीं आएँगे। मेरे साथ ना ये सेम चीज़ हुई थी एमडी कैट पे। मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी रूटीन रात वाली थी ना, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी। तो मेरी रूटीन बहुत ख़राब थी। मैंने ना ये चीज़ ठीक की शुरू से, कि मैंने सुबह उठना है, अपने माइंड को मैंने सुबह जगाना है रोज़। रोज़ मैंने और ये सुबह कितने बजे? एटलीस्ट 6:30 तक, या फिर जब मेरा टेस्ट टाइम है उस तक एटलीस्ट मैं उठ जाऊँगी, मेरा माइंड फ्रेश हो। अच्छा, हाँ, मतलब डेफ़िनेटली डिफरेंट टाइमलाइन होगी। जनवरी में आप थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पार्ड हो गए, मतलब हाँ, अभी मैंने करना ही करना है। उस टाइम पे सुबह 6 बजे उठ रहे हो, लेकिन आपके बीच में टाइम ऊपर-नीचे हो रहा है। ठीक है। 6:30 आप उठ के उसके बाद क्या चल रहा है? फिर मैंने अपनी स्टडी भी सुबह ही करनी है, जिस टाइम मेरा माइंड मतलब कि फ्रेश हो जाए उस टाइम तक। मैंने अपना जो एफएलपी है, एचएलपी है, मैंने उसी टाइम सॉल्व करना है, ताकि मुझे उस टाइम पता चले कि मेरा माइंड चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है रूटीन वाली। और क्योंकि मैं ना अक्सर अपने टेस्ट ना रात को सॉल्व करती थी, मुझे डाँट भी पड़ती थी इस बात पे, तो मैं रात को यूँ सॉल्व करती हूँ अपने एचएलपी। तो सुबह सॉल्व करना चाहिए। मैं अपनी रूटीन मैंने काफ़ी ठीक की है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में आपकी रूटीन दोबारा ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा उस हाँ, पे आना ज़ाहिर है। पड़ता है। डिसिप्लिन, आप जितना डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी करना है। पड़ता है, इसलिए क्योंकि आपने नेचुरल टेंडेंसी है कि आप डिसिप्लिन से, लाइन ऑफ एक्शन से हटोगे, तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी बहुत डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रूटीन आपकी, आप चले गए सुबह के टाइम पे अपने सारे टेस्ट वगैरह किए, उसके बाद आप क्या करते थे? दोपहर का मतलब हाउस होल्ड जो आपके सारे काम वगैरह, उसमें मामा की कोई हेल्प आउट करते थे, या फिर टोटली सिर्फ पढ़ाई का ही टाइम था? थोड़ा बहुत जब बंदा थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करे पढ़ाई से, तो थोड़ा-सा आ जाए 5-10 मिनट्स के लिए, क्योंकि रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। मतलब बंदा कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकता सारा टाइम बैठ के। और अच्छा, ना एक स्टडी टाइम जो आपका स्टडी टैबलेट है पूरी, एक आपने टाइमलाइन दिया है स्टडी का, उसमें कितनी आपने ब्रेक ली है? लाइक उसमें आप 1 घंटे का सेशन दे रहे हो, 3 घंटे, 4 घंटे, या किस टाइम का सेशन आप लगा रहे हो? पढ़ने का हाँ, सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू किया है, या मेबी जिस भी टाइम पे आपने शुरू किया है, उस टाइम पर आपने एक सिटिंग में कितना टाइम लगाया?
अच्छा सर, इसके लिए मैं एक बात ज़रूर करूँगी, आपकी ना क्वांटिटी ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। ज़बरदस्त। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं किसी चीज़ में, लेकिन कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ नहीं आई होती उन्हें। फिर बच्चे बहुत कम टाइम में उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, तो आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो आपने टाइम बाउंड होके नहीं पढ़ना, टास्क बाउंड होके पढ़ना है। ये ज़बरदस्त। बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो उस डे का टास्क है ना, वो कंप्लीट करके सोना है। कल कभी नहीं आती, मैं कल करूँगा, कल करूँगा। तो टास्क बाउंड होके पढ़ना है, रूटीन जो आपको सूट करती है। हर बच्चे की डिफरेंट रूटीन है, लेकिन एटलीस्ट मॉर्निंग पर्सन बने, मेरी तरह नाइट आउल ना बने। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका इस साल एडमिशन नहीं हो सका और प्रॉब्लम यही थी कि उनकी इस वक्त में भी नाइट रूटीन चल रही थी, ठीक है, और वो एंड टाइम तक नहीं कर पाए उस नाइट रूटीन को कवर, और दोबारा से उनको करना पड़ा। अच्छा फातिमा, हमने रूटीन के ऊपर कुछ बात कर ली। डू यू रिकमेंड कि आपकी जो रूटीन है वो बच्चे एज इट इज़ फॉलो कर लें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। व्हाई इज़ दैट? रूटीन सर, रूटीन हर बच्चे की अपनी खुद होनी चाहिए। मैं अपनी रूटीन किसी को नहीं कहूँगी कि वो एज़ इट इज़ फ़ॉलो करे। रूटीन हर बच्चे की अपनी होती है। मैं इस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, तो मैं इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ूँगा। जैसे अगर मैं मॉर्निंग में फिज़िक्स को करती हूँ, तो किसी बच्चे का मॉर्निंग में बायो का टारगेट होगा। कुछ बच्चे रात को फिज़िक्स अच्छी कर रहे होंगे, मेरा उस टाइम इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। और ये इंग्लिश और फिजिक्स नहीं है एक्चुअली, वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुश्किल लग रहे हैं, या वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ऑलरेडी ग्रिप अच्छी है। देर आर स्टूडेंट्स जिनकी फिजिक्स पे ग्रिप हम जनरलाइज कर देते हैं, और इस वजह से बच्चे जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जनरलाइज टॉपिक्स के ऊपर ही पिक करके बैठ जाते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, किंगडम एनिमेलिया मुश्किल है, इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन मुश्किल है, तो वो जनरलाइज हुई भी होती है। लेकिन एक्चुअली ये जनरलाइज नहीं है, ये स्पेसिफिक टू द पर्सन है जो पढ़ रहा है, तो उसको उस लिहाज से अपनी रूटीन तैयार करनी चाहिए। जो आपकी वीकनेस है ना, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम ना स्ट्रेंथ्स पे लगे रहते हैं, और जो हमें लेके नीचे आती हैं ना, वो आपकी वीकनेसेस होती हैं। अब जैसे अगर मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है ना, और इंग्लिश से मैं उसी को लेकर अगर बैठी हूँ, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री तो वीक रहे, मेरा फिर एमटीकैट में स्कोर वहीं से ख़राब हो जाएगा। आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले करो, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी टाइम दो, लेकिन जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको उनको ज़्यादा टाइम, ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आ सकें। और जो मतलब यही है, अगर अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर लोगे, तो इसी का नाम एमटीकैट है। एमटीकैट ना 2 चीज़ों का नाम है, एक गेम ऑफ नर्व्स है और एक इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकनेसेस है। क्या बात है! आपने एक बहुत प्यारी समरी दी है उन सब चीज़ों की जो वाक़ई में एक्चुअली एग्ज़िस्ट करती हैं और स्टूडेंट्स को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। फ़ातिमा, स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है ये वाला भी। एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि क्या गैप ईयर में आपने अपने नोट्स ज़ीरो से डेवलप करना शुरू किए थे, या ऑलरेडी जो डेवलप्ड नोट्स थे उनको यूज़ किया था? सर देखिए, हम ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी बुक से स्टिक रहो, और जो आपको लेक्चर्स आपके पास अगर हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर जैसे कुछ अब आगे से एमटीकैट में सिलेबस चेंज हो रहा है, तो आपके पुराने नोट्स काम नहीं आएँगे। तो उनको प्लीज़ साइड पे रखें, और उनके सिलेबस चेंज हो रहा है, तो आपको जब नए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं नियर ईयर से, तो आप वो लें। मतलब पुराने लेक्चर्स पे अब कुछ चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, तो आपको उनको फ़ॉलो करना चाहिए। दूसरी ये बात कि ना, कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं, उनको पढ़ने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो आने हैं, और ना उनकी प्रिपरेशन का आपको कहीं पे फ़ायदा होना है फ़िलहाल। जो चीज़ें एमटीकैट सिलेबस की हैं, सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। तो कुछ इसका मतलब ऐसे है कि आपके जो ऑलरेडी नोट्स थे 2023 के, उसमें कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थीं, कुछ चीज़ें थीं, बिल्कुल। और उसको आपने एलिमिनेट करने के लिए आपने इसको स्क्रैच किया और दोबारा से नोट्स डेवलप करना शुरू किए, कुछ नोट्स मैंने और कुछ वो नोट्स सारे के सारे दोबारा। नोट्स चले। तो इस्मा इस टाइम पे एमडीकैट की तैयारी कर रही है। इज़ शी यूज़िंग योर नोट्स? नहीं, मेरे भी हैं, लेकिन मैंने उसको कहा है कि नए लेक्चर्स लो। उनके आगे से प्रोविज़नल एमटीकैट है, नेशनल एमटीकैट है, तो मैंने उसको कहा है कि तुम नए लेक्चर्स लो, मेरी नोट से भी पढ़ो, उसमें एडिशन करो, तुम्हें नया पॉइंट मिलता है, और तुम वहाँ से प्रिपरेशन भी करो सारी। तो क्या बेस के लिए भी वो हेल्प नहीं ले रही? बिल्कुल नहीं देख रही उसको? और फ़िलहाल तो देख रही है थोड़ा बहुत, देख रही है। उसमें एडिशन कर रही है। उसमें फिर हाँ, नोट्स मेकिंग टेक्निक्स जो हैं उनको भी देख रही है, और उसके बाद फिर वो एडिशंस करके अपने नोट्स भी डेवलप कर रही है। दैट्स गुड, दैट्स वाइज़ एक्चुअली। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि वो इस वक़्त भी स्टूडेंट्स की मुझसे डिमांड आई हुई थी कि फ़ातिमा के नोट्स हमें मिल जाएँ किसी तरीके से, तो बड़ा फ़ायदा हो मैं जाए। बिल्कुल नहीं दूँगी, बच्चे को अपने नोट्स पढ़ने चाहिए। अपने अपने नोट्स नोट्स खुद बनाने बनाएँ चाहिए। अपने हाथ से। हुँ। ये बात कहना गलत है कि मैंने इसके नोट्स लेने हैं, इसके नोट्स लेने हैं। अपने नोट्स खुद बनाए, इसको पता हो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक पोर्शन हो वीकनेसेस का। मेरे टेस्ट में ये मिस्टेक्स थी। सर मैंने ना एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं अपनी ना मिस्टेक को ना लिखा नहीं करती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने वही मिस्टेक्स अपने एमटीकैट में की थी। मैं कहती थी तो आसान सा एमसीक्यू है, ये मुझे याद ही रहेगा। हाँ, मतलब हम लोग अपने अपने लिए लीनिएंट हो जाते हैं ना, तो क्वेश्चन देख के हम कहते हैं यार ये तो उस टाइम पे पंखा चला था ना, उसकी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये तो मैं कर लूँगा।
ठीक है? तो वो अपने लिए जो लीनिएंट होते हैं ना, लिखते नहीं है गलतियों को, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि फ़ातिमा आप मिस्टेक्स को एज़ एमसीक्यू लिखती थी या एज़ स्टेटमेंट लिखती थी? एज़ एमसीक्यू लिखती थी मैं। और उसके नीचे फिर उससे जो मतलब कि मेरे से क्या कॉन्सेप्ट था जो साथ मिक्स हो गया, मैं उसके नीचे अच्छा, हाँ। कि मैंने क्या सोचा उस टाइम, मैंने द साथ। रीज़न जिसकी वजह यस। से वो एमसीक्यू खराब हुआ, वो भी हुँ, आपने साथ मेंशन कर दिया। बिल्कुल। दैट्स गुड, मैं वो लिखती थी साथ, टॉपिक के साथ। परफेक्ट हो गया। अच्छा फ़ातिमा आप का जो लास्ट पूरा ईयर गुज़रा है, इसमें मेजरिंग टूल क्या रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए? सर स्कोर प्रेडिक्टर अच्छा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे कभी आइडिया हुआ ही नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मतलब मेरी कितनी प्रेप है, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरी कितनी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीटेड है और कैसी प्रिपरेशन है मेरी। तो नियर पेयर का जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो आपके ना ऊपर एक तलवार की तरह होता है। बिल्कुल, आप अभी 168 पे हो, 170 पे हो, तो टेंशन होती है इसको इम्प्रूव करना, वरना डाँट पड़ेगी सैलरी से, इसको इम्प्रूव करना है। तो वो ना 175 से ऊपर बहुत मुश्किल से जाता है, बहुत कोशिशों के बाद। तो जब आप बहुत सारे एफएलपीज़ करते हो, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हो और सिर्फ़ ईज़ी नहीं, मीडियम हार्ड क्वेश्चंस दोनों को अटेम्प्ट करते हो। बच्चे खाली ईज़ी पे लगे होते हैं। तो वो आपको ना आपका रियल इमेज शो करता है। रियल इमेज शो करता है। यानी अगर फर्स्ट आपके अटेम्प्ट के अंदर भी आपके पास कोई इस तरह की चीज़ होती, तो वो एक्चुअली आपको जो लास्ट वीक में आके गेज मिला कि अच्छा मेरी प्रिपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ा, ये गेज आपको पहले मिल जाता। फर्स्ट वीक, फर्स्ट सेकंड वीक, थर्ड वीक, मे बी फोर्थ वीक में ये गेज मिल जाता। तो पिछले साल नेट पे का पता नहीं था? नहीं सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मैं ना एफएससी में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे नहीं पता कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऐसा भी है जो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवाता होगा। मुझे ना एमडी कैट डे से ना 3 डेज़ पहले एक टॉपिक था इंग्लिश का, मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मतलब मेरी इंग्लिश उस टाइम पे बहुत वीक थी और मैं कहती थी बड़ी आसान सी इंग्लिश आएगी और मैं कर लूँगी। तो मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया लेक्चर ना, उसका तो सबसे टॉप पे ना लेक्चर आया सर तनवीर का, लाइव लेक्चर था। तो मैंने कहा इस टाइम भी कोई पढ़ा रहा होता है। तो फिर मैंने ना वो वीडियो खोली और मैं इतनी इंस्पायर हुई ना उनसे। फिर मैंने कहा अगर मेरा नहीं होता ना इस साल तो मैंने अगले साल न्यू ईयर पीरियड ज्वाइन करना है। बस वो मेरी इंस्पिरेशन था न्यू ईयर पीरियड ज्वाइन करने की। उनकी एनर्जी माशाल्लाह जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। तो मुझे वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा। इसके इसके अलावा आपने यूट्यूब पे कुछ कंटेंट वगैरह भी देखा, उसके लेक्चर्स भी लिए? जी, मैंने कुछ बायो के लेक्चर्स देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। जो नीट-पेट का पढ़ाने का तरीका है, वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा नेट के अलावा भी कुछ लेक्चर्स लिए थे यूट्यूब से, जो अच्छे लगे हों? जी, कुछ देखे थे थोड़े बहुत, लेकिन नीट-पेट का सबसे डिफरेंट अप्रोच है पढ़ाने की। दूसरा ये कि ना अकेडमीज़ में ये होता है कि एमसीक्यू का आंसर ये है, तो बस ये इसका आंसर सही है, ये गलत है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, मैंने एक बहुत सी चीज़ की, मैंने डिफरेंस फ़ील किया था कि एमसीक्यू गलत क्यों है, वो बताया जाता है और साथ उसकी रीज़न, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई जाती है कि ये बहुत सी अकेडमी में चीज़ लैक करती है, वो नहीं बताते इस बारे में। आई वुड रिकमेंड अकेडमीज़ के वो ये चीज़ भी ऐड कर लें, बिकॉज़ अगर आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है और स्टूडेंट्स रिलाय कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये चीज़ ऐड करने से एटलीस्ट कुछ बेनिफिट स्टूडेंट्स को मज़ीद पहुँच सकता है। अच्छा फ़ातिमा, क्या गैप ईयर के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे? सर आपने ना मैं एक बात कहती हूँ स्टूडेंट्स को, आपने तब तक एफएलपी सॉल्व करने हैं जब तक आपको ना आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट ना करनी आ जाए। हमें तब तक सॉल्व करते रहने हैं अपने एफएलपीज़ जो एचएलपीज़ वगैरह होते हैं। तो मैंने एटलीस्ट हर वीकेंड पे, अगर आप एक इम्प्रूवर हो तो एटलीस्ट हर वीकेंड पे 2 या 1 एफएलपी लाज़मी सॉल्व करो ताकि आपको पता हो कि मैंने अपना टाइम किस तरह मैनेज करना है, स्ट्रेस किस तरह मैनेज करना है और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खाली एंड पे करोगे ना आके तो आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, आप साथ-साथ चलो लेके उसको हर वीक पे। अच्छा फ़ातिमा क्वेश्चन एक ये है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर का बच्चा तो जा चुका है ना, उसका तो टाइम इस वक़्त बहुत कंसाइज़ हो चुका है, पेपर्स बिल्कुल आने वाले हैं। आज हम 31 जनवरी को बैठे हुए हैं। सेकंड ईयर के बच्चे को क्या इस टाइम पे तैयारी शुरू करनी चाहिए? और इम्प्रूवर को एक्चुअली प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? अच्छा बिल्कुल, जो बच्चा सेकंड ईयर का है उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब तो उनके टाइम भी कम है एमडी कैट के लिए। तो अगर वो तैयारी शुरू लेट लेट करेगा उसको स्ट्रेस आएगा और फिर स्ट्रेस से उसकी प्रिपरेशन पे भी असर पड़ेगा। और जो इम्प्रूवर है उसके लिए जैसे अब एमडी कैट होता है तो आपका जुनून बैच होता है। तो अगर उस टाइम पे बच्चा डिप्रेशन में है, उनके जुनून बैच का टाइम बेस्ट टाइम होता है ज्वाइन करने का। उनके स्टूडेंट के पास बहुत टाइम होता है प्रिपरेशन का और वो एंड पे बिल्कुल रिलैक्स होता है कि मैंने खाली रिवाइज़ करना है। तो अगर उसने नहीं करना तो पहचान बैच इज़ द बेस्ट बैच। उसके बाद अगर बच्चा इतना लेट आएगा तो फिर
अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस होगा और चीज़ें पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी। फातिमा, आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था? सर मैंने पहचान बैच ज्वाइन किया। पहचान बैच 1 पे थे आप? यानी दिसंबर में आपने पिछले साल ज्वाइन कर लिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपने स्ट्रेस वगैरह को सब चीज़ों का मैनेज किया और दिसंबर में आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो इस वक्त स्टूडेंट को जनवरी में, तो ये फेब शुरू हो चुका है एक्चुअली, तो अब तक तो तैयारी अच्छे लेवल पे ले जा नहीं चाहिए, ठीक है? इसके अलावा उसके पास नहीं बनेगा। फातिमा, इस बार एमडी कैट के बाद आप एक ग्रुप को मेंटेन किए हुए थे, उनके साथ आप बातचीत करे थे, वो क्या था सारा कुछ? सर वो रिकंडक्ट ग्रुप था और वो स्टूडेंट्स इस वक्त इतने प्रेशर और स्ट्रेस में आए हुए थे कि रिकंडक्ट दोबारा से है और 1 या 2 वीक्स हैं, हम चीज़ों को किस तरह रिवाइज करें, किस तरह से प्लान करें, ज़्यादा फोकस रिवीजन पर रखें या प्रैक्टिस पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको गाइड करना शुरू किया था कि आप प्रेशर ना लें, बल्कि चीज़ों को प्लान करके चलें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, रोज़ का कितना काम करना है कि आपका एंड पे जो 2 दिन है वो रिलैक्स हो जाए और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो अपने फाइनल डे के लिए। और प्रैक्टिस भी साथ-साथ ज़रूरी है। तो ये सब आपने उनको गाइड किया। उसमें से कुछ बच्चों का पेपर क्लियर हुआ इस बार? जी सर, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा एडमिशन हो गया है और हमारे माशाल्लाह, एमडी कैट में माशा बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो मेरी गाइडेंस की वजह से बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है। तो आप 2025 के स्टूडेंट्स के लिए कोई ग्रुप मेंटेन करना चाह रहे हो? इंशाल्लाह सर, मैं कोशिश करूँगी। एमबीबीएस की डेफिनेटली चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हो इसको बनाना, आप इसकी मतलब ये वीडियो जिस वक़्त बाहर निकलेगी तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, तो बच्चे उसको वहाँ से जॉइन कर लेंगे, ठीक है? अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करोगे? परफेक्ट, हो गया। आगे लाइफ में क्या करना है? आगे लाइफ में और पढ़ना है और लोगों को गाइड करना है और डॉक्टर बनना है और लोगों की खिदमत करनी है। एमबीबीएस के बाद आपका क्या प्लान है? एफसीपीएस या स्पेशलाइज़ेशन किसी की सोचा हुआ है कि ऑन द वे ही सोचोगे एक्सप्लोरेशन के बाद? ऑन द वे ही सोचूंगी अभी आहिस्ता-आहिस्ता। ऑन द अभी वे। एक बहुत मुश्किल चीज़ से निकल आई हूँ। अब आगे की चीज़ें प्लान करूँगी इंशाल्लाह गुड, आहिस्ता-आहिस्ता। गुड, विद अ क्लियर माइंड, विद अ क्लियर हेड। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एमडी कैट से सीखी हैं और उनको एज़ इट इज़ आप जो आपका आगे वाला टाइम एमबीबीएस का उसमें लेके जा रहे हो? सर चीज़ों को ना एंड पे पायलअप नहीं करना चाहिए। शुरू-शुरू में ना साथ-साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आप एंड पे कर लोगे, मैं अभी नहीं पढ़ रहा, लास्ट में कर लूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि ना दुआ बहुत ज़रूरी है। मेरा इस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं था, लेकिन मदद अल्लाह ताला से बहुत ज़रूरी है। नमाज़, दुआ बहुत ज़रूरी है। आपने सारी मेहनत कर ली है ना, आपने दुआ नहीं की, तो वो ना कहीं कमी होगी। आपको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। स्पिरिचुअली बंदे को ना थोड़ा-सा वो स्ट्रेस एक रहता है, उसका चीज़ है कि या शायद मैं अकेला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा अकेला उस वक़्त फ़ील करता है जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है। तब ना नेटपेड साथ है, ना सर अली साथ हैं, ना सर अमार साथ है, ना सर तनवीर, कोई टीचर साथ नहीं है। उस टाइम पे बच्चा टोटली अकेला है। तो स्पिरिचुअली शायद ये चीज़ ज़्यादा बच्चे को उस वक़्त हेल्प आउट करती है कि यार मैंने दुआ की थी, मैं इस वक़्त में जो दरूद पढ़ रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो उस ज़ात के साथ बात हो रही है, जिसके साथ मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, बल्कि हमेशा का ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है। एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो? तो उसमें आप अपनी कोई बात कर सकते हो और उसके बाद फिर हम साइन ऑफ कर लेंगे। अच्छा, अक्सर ना बच्चे ये कहते हैं कि इतनी एफ़र्ट करने की क्या ज़रूरत है, बस मैं इतना पढ़ लूँगा ठीक है। तो मैं उनके लिए ये बात कहूँगी, अगर आपने अपना गोल बड़ा सेट किया, बस उसके लिए एफ़र्ट भी उतनी करें। और अगर आपको लगता है ना कि बाकी बच्चे तो इतनी एफ़र्ट कर नहीं रहे, मैं क्या करूँ? तो जो परिंदा आसमान में नीचे उड़ता है ना, उसको तो कोई मुश्किलात फ़ेस करनी नहीं पड़ती, इतना तूफ़ान वग़ैरह नहीं आता। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऊँचाई पे उड़ना ना, आपको तूफ़ान और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट ज़रूर करें, राइट डायरेक्शन में करें, ताकि आप ऊँचाई में उड़ सकें और अपना जो भी है ड्रीम्स को पूरा कर सकें। फातिमा, हॉबीज़ क्या हैं? पढ़ाई। पिछले पूरे साल में सिर्फ पढ़ाई की है। जी सर, मैंने और कुछ भी क्या नहीं ये किया। रिकमेंडेड है स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैंने और भी एक्टिविटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मम्मा के साथ बहुत हेल्प की हाउस होल्ड वाइज़ में। मैंने मतलब कुकिंग भी की मम्मा के साथ और इनके मेरा माइंड थोड़ा क्या चीज़ है जो बनानी आती है और बहुत शौक से बनाती हो? मुझे पास्ता आता है, चाय आती है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी हॉस्टल लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए ये। पास्ता डिफरेंट, अब कुछ चीज़ें और सीख लेना, क्योंकि ये हॉस्टल लाइफ बहुत तंग करने वाली है अदरवाइज़। ऐसे ही है। तो कुछ चीज़ें आती हैं, माइंड को ना रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी एक चीज़ के पीछे, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपकी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है ना, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप हॉबीज़ में क्या ऐड करोगी अब आगे? क्या सोचा कुछ इस बारे में कुछ?
सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड फ्रेश होगा। आप सुबह की वॉक को ऐड करें नमाज़ के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद सुबह की वॉक को ऐड करें अपनी रूटीन में और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। फ़ातिमा रिज़वान का स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? ये बताएँ। मेरा एक मेन मैसेज ये है कि अपनी डायरेक्शन जो है ना वो सही करें। मतलब कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। इवन कि अब तो फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कर लो, पेपर सारा यहाँ से आएगा। इतने ये गेस पेपर है, तैयारी सारी यहाँ से कर लो। तो बजाय इन चीज़ों के पीछे भागने के ना अपनी एक डायरेक्शन सेट करें, राइट प्लेटफ़ॉर्म, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तैयारी के लिए। शॉर्टकट्स नहीं हैं नहीं, सक्सेस के। बिल्कुल भी नहीं। विद दैट थैंक यू सो मच फ़ातिमा। आपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आई रियली होप कि आप लोग अब इन तमाम गाइडेंस के ऊपर काम ज़रूर कर लेंगे। जो कमेंट्स हों, कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। किसी और इंटरव्यू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।